क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्रोविजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नि परीक्षा सीरीज। और ऑलरेडी अभी हम लोग 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग का कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्वेश्चंस को लेके। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जनवरी 25 के क्वेश्चंस। सो अभी बस 2-3 अटेम्प्ट बचे हैं तो हमारे 7 सालों के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। अभी हम लोग ले रहे हैं जैन 25 का क्वेश्चन नंबर 29 मतलब क्या, अभी तक हमने 28 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ये जैन 25 क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, है ना। एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग अग्रीमेंट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वापस से बता दूं, अगर कोई लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हम लोगों ने जो पहले वीडियोस डिस्कस किए हैं, पहले वीडियोस में भी हमने यही अप्रोच को फॉलो किया है कि हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्रोविजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो दैट योर एग्जाम डे यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप लोगों को एग्जैक्टली एग्जाम हॉल में जाके किस तरीके से आपका स्टार्ट करना है रीडिंग क्वेश्चन पेपर का, है ना। सो आपको मेरे साथ मेरे स्पीड को मैच करते हुए रीड करना है और उसी तरीके से आपका थिंकिंग डेवलप करना है टू आइडेंटिफाई कौन से प्रोविजन के लिए क्वेश्चन पूछा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ द अग्रीमेंट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, मिसेस प्रिया पेज अ सम ऑफ ₹10,000 टू अ मैरिज ब्यूरो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स फॉर हर डॉटर्स मैरिज। देखो, अगर आपको अग्रीमेंट्स वैलिड है या नहीं वैलिड है, ये यूनिट 1 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो बहुत आसान है। आपको पहले तो समझ जाएगा यूनिट 1 के बेसिक इसेंशियल, सेक्शन 10 और कॉन्ट्रैक्ट के जो इसेंशियल एलिमेंट्स है उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो यूनिट 1 से लेके यूनिट 3 तक कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है उसका प्रोविजन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली आपको यूनिट 3 में बोला है मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट वॉइड होता है, बट वहां पे एक लाइन है, मैरिज ब्यूरो को क्या आप सिर्फ ब्रोकर करके अपॉइंट करते हो? नहीं, वो ब्रोकर नहीं होता है आपका, वो लोग आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग योर प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स और ब्राइड, है ना। तो ये वैलिड होता है। भारत अग्रीज विथ जॉन टू सेल हिज वाइट बुल अननोन टू बोथ पार्टीज, द बुल वाज डेड एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट। दोनों, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर दोनों को पता ही नहीं है वो चीज कि बुल इज डेड, सब्जेक्ट मैटर इज डेड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, बायलैटरल मिस्टेक रिगार्डिंग अ फैक्ट। ऋषभ सेल्स द गुडविल ऑफ हिज शॉप टू ओमकार फॉर ₹10 लाख। गुडविल सेल किया and promises not to carry on such similar business. Agreement in restraint of trade section 27 normally void होता है, लेकिन exception दिया है सेल ऑफ गुडविल के केस में। अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड हो कि आप रीजनेबल लिमिट्स में, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में या फिर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर आप ये बिजनेस कैरी ऑन नहीं करोगे, देन इट इज अ वैलिड अग्रीमेंट within the local limits so long as ओमकार carries on the like business। जब तक आपने जिसको गुडविल सेल किया है वो सेम बिजनेस कैरी कर रहा है, तो आप खुद अगर उसका कॉम्पिटिटर बनके नया बिजनेस सेम चीज में शुरू कर दोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, तो उसको एक्सेप्शन में डाला गया। फोर्थ, अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹2 लाख वाज अग्रीड टू बी सोल्ड जस्ट फॉर ₹25,000। यहाँ पे हम लोग ने एक चीज पढ़ा हुआ होता है कि जो कंसिडरेशन है क्या वो एडिक्वेट होना चाहिए, जरूरी है क्या? नहीं। बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, लेकिन आगे क्या बोला है, अनसाउंड माइंड का पर्सन था, तो यहाँ पे एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन की वजह से इनवैलिड नहीं होगा, लेकिन आपका कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 12 वॉयलेट हो रहा है, 11 वॉयलेट हो रहा है, उसके वजह से ये जो है इनवैलिड हो जाएगा। So under section 10 of the Indian Contract Act, a valid contract requires free consent, lawful consideration and lawful object। देखो, जब अग्रीमेंट वैलिड है ना, तो लोगों को, बच्चों को लगता है कि अभी इसका क्या रीजन लिखे ना मैम कि वैलिड है अग्रीमेंट, वैलिड नहीं है तो क्यों नहीं है करके हम लिख देंगे। लेकिन अगर वैलिड है तो भी आपको उसका रीजन स्टेट करना पड़ेगा कि देखो सेक्शन 10 के ये इसेंशियल्स होते हैं, इसमें से सारे इसेंशियल्स यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वैलिड अग्रीमेंट। ठीक है। So, in the instant case, the agreement to pay ₹10,000 is lawful consideration and that is why it is valid. Section 20, bilateral mistake of fact अगर होता है तो agreement void होता है। In the instant case, जो भी हुआ है, it is a bilateral mistake regarding the subject matter and hence the agreement is void. Third question, under section 27, agreement in restraint of trade are void. However, there is an exception
is provided for the contracts which are involving sale of goodwill. If the restriction imposed are for the local limits and reasonable, then the contract is valid. In the instant case, जो एरिया बताया है वो लोकल एरिया बताया और ऐसा नहीं बोला है कि आप कहीं भी दुनिया में कर ही नहीं सकते बिजनेस. सो इट इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एंड दैट इज वाई द अग्रीमेंट इज वैलिड. फोर्थ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड इज वॉइड. इन द इंस्टेंट केस 2 लाख का प्रॉपर्टी 25,000 में किसने किया है अग्री सेल करने का? अनसाउंड माइंड वाले पर्सन ने, एंड दैट इज वाई इट इज वॉइड. ठीक है. सो अगर आपने अभी तक देखे हैं वीडियोस, ये वीडियो के यहाँ तक पहुंचे हो, तो मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को. जस्ट एज अ मोटिवेशन फॉर मी, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना इफ यू आर फाइंडिंग दिस अग्नि परीक्षा सीरीज फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूजफुल. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 30, what are the agreements which are held to be opposed to public policy? Agreements opposed to public policy, मैं ऑलरेडी इसका मेमोरी टेक्निक भी डाल चुकी हूँ अलग से रील्स में, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी Jan 26 अटेम्प्ट में भी पूछा गया था. एंड बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम Jan 26 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऑलरेडी, वहां पे मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अभी सिर्फ उसका मेमोरी टेक्निक बता देती हूँ, तो आपको समझ जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे याद करना है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में. ठीक है, यूनिट 3 का टॉपिक है. सो आपको मैंने मेमोरी टेक्निक क्या बताया था, आपको ये कहानी याद रखनी है. एन एनिमी कम्स एंड स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग. एनिमी मतलब क्या? ट्रेडिंग विद एनिमी. कम्स एंड स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग. स्टॉप्स मतलब क्या? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. एंड ही डिमांड्स मेंटेनेंस मनी. मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी वाला अग्रीमेंट. Then he tries to buy a public office, trafficking of public offices and titles. He creates a monopoly and starts a marriage business in that office. Transactions which are creating monopoly and starts a marriage business, marriage brokerage agreement. The police calls, अब पुलिस परेशान हो गई, ये सब क्या कर रहा है? He police calls justice if you are hampering the course of justice. बट ही हैज एन इंटरेस्ट अगेंस्ट हिज ऑब्लिगेशन. अब वो जस्टिस जो है ना, वो ब्राइब ले चुका है. ही हैज इंटरेस्ट अगेंस्ट हिज ऑब्लिगेशन. इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन में 2 ट्रांजैक्शंस आते हैं. ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट वाला एक आता है. एंड हैज टेकन अनलॉफुल कंसिडरेशन इफ द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इन पार्ट. तो ये आपके सारे के सारे 9 पॉइंट्स आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. लेकिन इसके अंदर का कंटेंट भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप हेडिंग लिख के छोड़ दोगे, है ना. तो जैसे मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी वाला अग्रीमेंट डायरेक्टली वॉइड करके नहीं लिख सकते हो आप. उसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? आप किसी को केस लड़ने के लिए पैसा दे रहे हो. ठीक है. और दूसरा चैम्पर्टी, उसमें आप बोलते हो कि अगर तू केस जीता तो उसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे मिलेगा, जो भी तुझे रिवॉर्ड मिलेगा केस जीतने के बाद उसका थोड़ा हिस्सा मुझे देना. तो ऐसे अग्रीमेंट इन्होंने क्या बोला है? दे आर नॉट एक्चुअली वॉइड, बट दे आर वॉइड ओनली इफ अगर ये 2 कंडीशंस सेटिस्फाई होती है तो. ठीक है, तो ठीक से पढ़ना जो भी पढ़ रहे हो. वो वाले वीडियो में Jan 26 के मैंने इसको एक्सप्लेन किया है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31, ये तो हमारा फेवरेट है, हर बार आता है. जॉइंट प्रॉमिस के रिलेटेड या फिर को श्योरिटी वाला. ठीक है, कंफ्यूज मत होना, लेकिन को श्योरिटी और जॉइंट प्रॉमिस में अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, दोनों के कैलकुलेशन आपको क्लियर करवा दूंगी. ABC जॉइंटली प्रॉमिस टू पे D अ सम ऑफ 6,000. जॉइंट प्रॉमिस की बात है. एग्जामिन कंसिडरिंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सबसे पहले कैन डी जो प्रॉमिसी है, कैन ही कंपेल एनी ऑफ द 3 प्रॉमिसर्स टू पे 6,000 कि भाई तू पूरा का पूरा 6,000 दे दे. C इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट. आगे तो बोल रहे कि C को बोल दिया उसने पूरा अमाउंट देना. अब C जो है, कैन ही रिकवर एनीथिंग फ्रॉम A एंड B. उसमें 2 सब क्वेश्चंस है. अगर A और B दोनों भी सॉल्वेंट है तो वो कैसे रिकवर करेगा, और अगर A इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे एनीथिंग तो वो कैसे रिकवर करेगा. वेरी इजी. सेक्शन 42-43 ऑलरेडी हमारे इसके प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर डिस्कशन में हमने इसका थियोरी कवर किया था. अब इसका प्रैक्टिकल पूछ लिया. सेक्शन 42 बोलता है अगर 2 लोग मिलकर ज्वाइंट प्रॉमिस करते हैं, देन अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स अदरवाइज ऑल द पर्संस आर जॉइंटली लायबल टू फुलफिल द प्रॉमिस. अगर किसी एक का डेथ होता है, देन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्सन along with the surviving promisors have to fulfill the promise. And if all the promisors die, then the legal representative of all these promisors have to fulfill the promise. ठीक है. फिर section 43 क्या बोलता है? That the promisee can ask any of the joint promisor to fulfill whole of the obligation, and the joint promisor's liability is joint and several. Not just joint, it is joint and several liability. कि अगर किसी एक ने नहीं दिया तो वो सबको बांटना पड़ेगा. सेक्शन 43 बोलता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस अग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी, प्रॉमिसी जो है ही कैन कंपेल एनी वन और मोर ऑफ द जॉइंट प्रॉमिस और टू परफॉर्म होल ऑफ द प्रॉमिस. ठीक है. और वो सेक्शन 43 कॉन्ट्रीब्यूशन की भी बात करता है कि अगर किसी एक से पैसा ले रहा है आपका प्रॉमिसी,
तो जो जॉइंट प्रोमिसोर है जिससे पैसा लिया गया है वो बाकी लोगों से कॉन्ट्रीब्यूशन मांगेगा। The promisors may compel every joint promisor to contribute equally. If any one of the joint promisors make default, अगर वो पे नहीं कर पाता है, the remaining joint promisor must bear the loss in equal share. ठीक है, प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर प्रैक्टिकल थियरी बन सकता है, मैंने बहुत बार बोला है। इन द इंस्टेंट केस अब सोल्यूशन ईजी है, ऑब्वियसली डी कैन कंपेल एनी वन ऑफ द पार्टीज टू पे ₹6,000। दूसरा सी जो है फर्स्ट केस में, क्योंकि दोनों सॉल्वेंट है तो दोनों से कंट्रीब्यूशन मांगेगा, और अगर ए कुछ भी पे नहीं कर पाता है, अभी जब इक्वल कंट्रीब्यूशन की बात रहेगी तो 2,000 मांगेगा वो ए और बी से, और अगर वो ए कुछ भी पे नहीं कर पा रहा है तो फिर जो 6,000 है वो 2 ही लोगों में डिवाइड होगा, इसलिए वो कितना मांगेगा, 3,000 मांगेगा बी से। ठीक है, बढ़ते आगे, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखो पिछले अटेम्प्ट में पूछा गया था कोएर्शन के इफेक्ट्स के बारे में, और क्या सुसाइड को कोएर्शन माना जाता है, वो था 2 मार्क का क्वेश्चन हार्डली। अब अंडू इन्फ्लुएंस के बारे में पूछा, क्योंकि अंडू इन्फ्लुएंस में बहुत सारा थियरी है, और जब इतना लंबा थियरी आता है तो हम लोग उसके लिए मेमोरी टेक्निक देते हैं ना। When a contract is said to be induced by undue influence, undue influence कब माना जाता है, उसके कंडीशंस आपको पता होने चाहिए, और उसमें एक कंडीशन देखो होता है, अ पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन। दूसरे पार्टी को आप डोमिनेट कर सकते हो, इतनी क्षमता आप में है, तो ऐसा कब माना जाएगा कि यू आर इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल, यू हैव टू स्टेट द सर्कमस्टेंसेस। सेकेंड क्वेश्चन वो है। तो देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होता है ना, उसके लिए 2 ही चीजें आपको याद रखनी है, डोमिनेट वाला पॉइंट, और दूसरा वो जो डोमिनेशन वाला पोजीशन है, इट इज नेसेसरी दैट ही इज यूजिंग दैट पोजीशन टू गेट सम अनफेयर एडवांटेज। सिर्फ डोमिनेशन में के पोजीशन में होना जरूरी नहीं है, ही हैज ऑल्सो यूज दैट पोजीशन टू गेन अनफेयर एडवांटेज, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, सेक्शन 16 बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज इज सच that one party is in a position to dominate the will of another party and he uses that position to obtain unfair advantage over the other party। खत्म अंडू इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन। अब सेकंड पूछा गया है when is the party deemed to be in a position, कि इस पोजीशन में तो हम मानेंगे कि एक पार्टी दूसरे के ऊपर अंडू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकती है। तो वहां पे आपको मेमोरी टेक्निक में देती हूँ, आपको याद रखना है अंडू इन्फ्लुएंस के लिए AFMU, AFMU अंडू इन्फ्लुएंस में डोमिनेट कब कर सकती है, AFMU। ए रियल या अपेरेंट अथॉरिटी अगर है एक पार्टी का दूसरे पार्टी के ऊपर, F फिड्यूशरी रिलेशनशिप में अगर है, M मेंटल डिस्ट्रेस वाला सिचुएशन है, या फिर अनकॉन्शनेबल बार्गेन वाला सिचुएशन है, AFMU। ठीक है, तो अब देखते हैं डिटेल में। Relation between the parties exist in such a manner that one of them is in a position to dominate the will of the other। ये बोलता है undue influence का definition। Now, a person is deemed to be in such a position in following 4 cases। सबसे पहला रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, अगर एक पर्सन का दूसरे के ऊपर रियल अथॉरिटी है, in case of a master and servant, or in case of a doctor and patient, or in case of a father and son, so there is real or apparent authority। F मतलब fiduciary relationship, where relation of trust and confidence, fiduciary मतलब क्या, trust and confidence, where relation of trust and confidence exist between the parties, then we will deem that he is in a position to dominate the other party। ऐसे रिलेशनशिप कहाँ होते हैं, जैसे आपका डेटर क्रेडिटर, भरोसे के बेसिस पे ही तो आप गुड्स क्रेडिट पे देते हो ना। रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ट्रस्ट का होता है। सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, आपका एडवोकेट, उसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो। फादर एंड सन यहाँ पे भी आएगा। सो फिड्यूशरी रिलेशनशिप जहाँ पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के ऊपर रिलेशन होता है, तो हर पॉइंट में आपको अगर पॉसिबल एग्जाम्पल भी दे देना है ना। थर्ड, मेंटल डिस्ट्रेस, AFMU मेंटल डिस्ट्रेस, एंड undue influence can be used against a person to get his consent on a contract if the mental capacity of the person is temporarily or permanently affected by way of some distress, illness or old age। मेंटल डिस्ट्रेस में आपको क्या लिखना है कि अगर एक पार्टी जो है उसका मेंटल कंडीशन परमानेंटली या टेम्पररीली डैमेज हो चुका है, इट इज अफेक्टेड ड्यू टू डिस्ट्रेस, कुछ बीमार है वो, इलनेस या फिर ओल्ड एज की वजह से, then we are deeming to be in a कि one person is in a position to dominate the other person। AFMU real and apparent authority, F fiduciary relationship, M mental distress, U unconscionable bargain। मतलब क्या कि मैंने आपको लोन दिया था और मैंने बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे दिया था, और फिर मैंने बोला अब चल ठीक है ये इंटरेस्ट पे मत करना, मेरे यहाँ पे आके नौकरी कर ले,
या फ्री में नौकरी करते। तो जहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, इट इज टर्म्ड एज अनकॉन्शनेबल बार्गेन, वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज एपरेटली अनकॉन्शनेबल, मतलब अनफेयर हो रहा है कुछ। इट इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ दैट कंसेंट मस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय undue influence. Unconscionable bargains are witnessed mostly in money lending transaction and gift, क्योंकि वहाँ पे एक पार्टी दूसरे के लिए unfair treatment दे सकती है. So this is about undue influence and the cases where a party is deemed to be in a position to dominate the will of another person. AFMU. ठीक है. Next question. What are the conditions to be satisfied for an agent's authority in emergency? Agent emergency में क्या authority को exceed कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कितना कर सकता है, और वो कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर ये 4-5 चीजें हैं तो हम मानेंगे कि इमरजेंसी है और एजेंट ने ये चीज किया तो चलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग हमारा मेमोरी टेक्निक एक स्टोरी पढ़ लेते। देखो, इमरजेंसी में एजेंट को 5 चीजें चाहिए। ठीक है, कौन सी 5 चीजें? व्हाट आर द कंडीशंस? कॉल नहीं लग रहा था प्रिंसिपल को। ठीक है, सिचुएशन ऐसी थी कि प्रिंसिपल के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था विद इन द अवेलेबल टाइम, पर नीड थी। देयर वॉज अ नीड ऑफ द सिचुएशन टू एक्ट इन द वे विच इज क्रिएटिंग इमरजेंसी। गुड फेथ में किया मैंने जो भी किया, रीजनेबल एक्शन लिया, मेरे हिसाब से मैंने उस में सर्कमस्टेंसेज में जो बेस्ट रीजनेबल कोर्स ऑफ एक्शन है वो लिया एज एन एजेंट, और गुड्स तो पोजीशन में थे ही एंड आई वॉज इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। ठीक है, अब अगर आप इतना सिंपल हिंदी में याद रखोगे ना तो आपको ये इजी लगेगा। क्या? इमरजेंसी में 5 चीजें एजेंट को मिलनी चाहिए। पहला, कॉल नहीं लग रहा था पर नीड थी कॉल की। ठीक है, गुड फेथ में रीजनेबल एक्शन लिया और गुड्स तो पोजीशन में थे ही। अब एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये होता क्या है। एन एजेंट हैज अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी टू डू ऑल द एक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence. मेरे पास authority है to do all such acts to protect my principal from the loss, and in this situation any ordinary person would do so in his own case under similar circumstances. ठीक है, to constitute a valid agency in emergency, लेकिन ये situation में आपके पास ये authority तभी आएगी जब ये 5 condition fulfill होती हो। कौन सी? कॉल नहीं लग रहा था पर नीड थी, मतलब द एजेंट शुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू कम्युनिकेट विद हिज प्रिंसिपल विद इन द अवेलेबल टाइम, पर नीड थी, मतलब देयर वाज अ नीड, देयर वाज अ एक्चुअल एंड डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी टू एक्ट प्रॉम्प्टली। तीसरा क्या बोला मैंने? गुड फेथ में रीजनेबल कोर्स ऑफ एक्शन लिया, द एजेंट एक्टेड बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड द मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल कोर्स ऑफ एक्शन, और गुड्स तो पोजीशन में थे ही। द एजेंट मस्ट हैव बीन इन पोजीशन ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू हिज प्रिंसिपल एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड। तो ये था आपका एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी एंड द इसेंशियल्स विच शुड बी सेटिस्फाइड फॉर एजेंट टू एक्ट इन इमरजेंसी। अब क्वेश्चन 34, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस अटेम्प्ट का। बोथ अ सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट आर अपॉइंटेड बाय एजेंट, लेकिन आपको बताना है पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। तो देखो मैम, ये इतना सारा थियोरी है, बट अगर आपको कंसेप्चुअली क्लियर होगा ना तो आप समझ जाओगे कि इसका डिफरेंस बिटवीन आपको कैसे लिखना है। ठीक है, देखो एजेंट, सब एजेंट जो होता है, देखो दोनों को भी एजेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सब एजेंट जो है ना वो किसके डायरेक्शन के अंडर काम करता है? एजेंट के। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसके इंस्ट्रक्शन के अंडर काम करता है? प्रिंसिपल के। सो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? इंस्ट्रक्शंस के रिलेटेड। दूसरा, एजेंट जो है सब एजेंट को अपने ही पार्ट का कुछ ड्यूटी डेलीगेट करता है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को कोई भी वो पार्ट अपना खुद का डेलीगेट नहीं करता है। सो दिस इज अबाउट डेलीगेशन। देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसके प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है? प्रिंसिपल और सब एजेंट, या फिर प्रिंसिपल एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की। सब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में क्योंकि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो फिर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के केस में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट। अगर कुछ गलत हुआ तो सब एजेंट किसको रिस्पॉन्सिबल रहेगा? एजेंट को, क्योंकि प्रिंसिपल के साथ तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसको रिस्पॉन्सिबल रहेगा? प्रिंसिपल को, क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में। सो दिस इज अबाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू हुम।
नाउ हियर एजेंट, अब देखो ऊपर हमने डिस्कस किया सब एजेंट या फिर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीचे डिस्कस कर रहे हैं एजेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना रहेगा। एजेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी रहेगा टू द प्रिंसिपल फॉर एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, क्योंकि प्रिंसिपल ने नहीं बोला है उसको अपॉइंट करने के लिए, मतलब प्रिंसिपल ने खुद डेलीगेट नहीं किया उसको काम, एजेंट का काम कर रहा है सब एजेंट, दैट इज वाई एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट, लेकिन एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ठीक है, सब एजेंट हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन, प्रिंसिपल के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता है फॉर रेम्यूनरेशन, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कैन स्यू द प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन, तो ये स्यू करने की बात हो रही है। सब एजेंट में बी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कैन नेवर बी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड। ये क्या होता है, ये एक अलग से टॉपिक है जो हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते है ना। सो सब एजेंट का कोई इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट की बात नहीं आती, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंट हो सकता है, तो ये इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट के बारे में। द एजेंट रिमेन्स लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट सो लॉन्ग एज सब एजेंसी कंटिन्यूज, जब तक सब एजेंसी रहेगा सारे एक्ट्स के लिए एजेंट प्रिंसिपल को लायबल रहेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट लायबल भी नहीं रहता है, तो उसकी लायबिलिटी कब खत्म होती है, जैसे ही उसने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसको अपॉइंट करना है करके नाम बता दिया, once he has named the substituted agent the agent's duty ends। ठीक है, so this is about agent being liable up to what point of time। तो ये कुछ पॉइंट है इसका, अगर आप कुछ प्रेज वगैरह ऐसा कुछ देखो बना लेते हो न्यूमोनिक तो आप याद कर सकते हो, बेटर रहेगा, आप फटाफट लिख पाओगे अगर डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आता है तो। एंड दैट इज हाउ वी आर डन विथ आवर कौन सा अटेम्प्ट, जनवरी 2025 अटेम्प्ट के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रिसाइज तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया और मेमोरी टेक्निक्स भी बता दी। तो अगर आप ये देखते हो स्पेशली वन डे बिफोर एग्जाम, यू आर गोइंग टू डेफिनेटली रॉक इन द एग्जाम्स। So all the best, keep studying, keep revising and see you in the next revision video.